हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और आज की इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इन डिटेल हम हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा जो लर्न इको मैजिक के नाम से चैनल है वहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं। तो आपने अगर उनको पढ़ना है या पढ़ना चाहते हैं आप तो आप जा करके उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पेपर 1 से रिलेटेड डेली क्विज और एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम या असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी या पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं अपने चैनल पर। इसके अलावा जो हमारा इंस्टा का अकाउंट है लर्न इको मैजिक के नाम से, हम यहाँ पर डेली नोटिफिकेशन, मोटिवेशनल कोट्स, फन फैक्ट्स और शॉर्ट नोट्स अपलोड करते हैं। तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि सिलेबस ऑफ कम्युनिकेशन जो है टारगेट जो हमारा है इनकी यूजीसी नेट जेआरएफ 2022, तो इसमें जो कम्युनिकेशन का सिलेबस है उसमें कई सारी चीज़ें हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे कम्युनिकेशन की मीनिंग हो गई, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो इन सारी ही चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ें इस सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है उसको भी, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं बट यहाँ पे मेंशन नहीं, उसको भी हम इन डिटेल अपने पिछले 9 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हो तो वो जा करके देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरह से टॉपिक वाइज और डे वाइज हर एक लेक्चर को कवर किया है। और आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है। इसके बाद कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम किसी नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। और कम्युनिकेशन के साथ साथ हम रिसर्च एप्टीट्यूड की भी पूरी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप हमारी वो प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हो तो उसको भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है कम्युनिकेशन के बैरियर पर, हम बात करते हैं कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं या कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। जैसे कि आप ये एक देख रहे हैं, एनिमल है, ये जा रहा है कहीं लेकिन रास्ते में बैरियर आ गया। तो ये जो इसकी वॉकिंग है या जो भी ये रनिंग कर रहा था ये एनिमल, तो अब वो रुक गया है बैरियर की वजह से और वो इफेक्टिवली दौड़ नहीं पा रहा है, अपने रास्ते पे चल नहीं पा रहा है। तो इसी तरह से जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं या जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें कुछ कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को सही से चलने नहीं देती हैं या कम्युनिकेशन में रुकावटें पैदा कर देती हैं। और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, या कह सकते हैं कि कितना बेहतरीन आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये बिल्कुल भी ये तय नहीं करेगा कि आपके जो कम्युनिकेशन सिस्टम में बैरियर्स ना हो। तो किसी न किसी फॉर्म में आपके जो कम्युनिकेशन सिस्टम आपका होता है उसमें कुछ ना कुछ बैरियर मौजूद होते हैं और टाइम टू टाइम अकर होते रहते हैं। और ये बैरियर करते क्या हैं? ये जो बैरियर होते हैं ये आपके मैसेजेस को कई बार डाउटफुल बना देते हैं, या रीडर जो होता है या जो सामने वाला जिससे आप बातचीत कर रहे होते हैं, अगर ओरली बात कर रहे हैं तो वो उस मैसेज को समझ नहीं पाएगा। या आपने मान लीजिए कुछ लिखा है और कम्युनिकेशन बैरियर्स की वजह से जो रिसीवर होगा उसको जब पढ़ेगा तो वो उसको सही से समझ नहीं पाएगा कि आप उसमें कहना क्या चाह रहे हैं। और वो उसको इंटरप्रेट करते टाइम या उसका कॉम्प्रिहेंशन करते टाइम, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है उसकी मीनिंग निकालते टाइम, यानी उसको समझते टाइम वो उसको गलत तरीके से समझ सकता है या कंफ्यूज हो जाता है। तो ये जो बैरियर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन में यही काम करते हैं कि हमारे मैसेज को रिसीवर तक सही से पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं या एक तरह से की जो रुकावटें पैदा करते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के बैरियर होते हैं। और अगर हम बात करें कि ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन में कितने तरह के जो बैरियर्स हो सकते हैं, उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहला जो बैरियर है वो मैकेनिकल बैरियर है। और फिर उसके बाद हम साइकोलॉजिकल बैरियर भी देखेंगे एंड देन फिजिकल बैरियर भी एक आता है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, और लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स हैं। तो ये कुछ 5 डिविजन्स हैं जिनके अंडर में कम्युनिकेशन के बैरियर्स को डिवाइड किया गया है। ये 5 चीज़ें हैं। इसके अलावा भी और कई सारे बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, लेकिन मेजर 5 बैरियर यही होते हैं: मैकेनिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर।
तो हम एक एक बैरियर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बैरियर कौन सी लिस्ट में आता है, या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का क्या मतलब है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवॉल्व होते हैं, या एक जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें ये पैदा होते हैं, या एक तरह से हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को वो थोड़ा सा इनइफेक्टिव बनाने का काम करते हैं। और ये इसमें कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना बड़ा होता है कि आपकी बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, या जिस इंसान तक आप अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक नॉर्मल एम्प्लॉई हैं और जनरल मैनेजर तक आप बात पहुँचाना चाहते हैं, या एमडी तक बात पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपका जो मैसेज है वो एमडी तक पहुँच नहीं पाता है। अगर एमडी तक पहुँचता भी है तो बीच में इतने सारे फिल्टर्स लग जाते हैं, या आपका जो मैसेज होता है वो ऐसे कई लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके पहुँचाते हैं एमडी तक, तो वो सही से पहुँच नहीं पाता है। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। और एक चीज़ साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अगर हम बात करें फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉइज, यानी कि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके दरमियान कई बार क्या होता है कि बहुत फिजिकल डिस्टेंस भी होता है। तो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर है। और फिर ये भी है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स एंड एक्टिविटीज़। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जो कम्युनिकेटर होता है, या कह सकते हैं हर एक इंसान जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सबके पास अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, सबकी जॉब वो हैं, जो जॉब की एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग है। मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो प्रोडक्शन मैनेजर से जब बातचीत करेगा तो प्रोडक्शन के बारे में मार्केटिंग मैनेजर को बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा, और प्रोडक्शन मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा। जैसे सपोज मार्केटिंग कैसे की जाती है, या मार्केटिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अगर प्रोडक्शन मैनेजर उसके बारे में मार्केटिंग मैनेजर से बात करें तो शायद इतना ज़्यादा न समझ पाए। तो जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये भी एक बैरियर ही की तरह काम करती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, और उसमें कितना फ्रीडम दिया जाता है लोगों को, कितना ट्रस्ट बिल्ड होता है, ये भी एक कम्युनिकेशन के बैरियर की तरह काम करता है। और ऑर्गेनाइजेशन में कौन से रूल्स हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं, आप लोगों से कितना फॉर्मल हो सकते हैं, कितना इनफॉर्मल हो सकते हैं, और पावर स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में इम्पॉर्टेंट है। और एक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, या चीज़ें कितनी सिंपल हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। और एडिक्वेट फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं एम्प्लॉइज़ को बात करने के लिए, या जो भी वर्कर्स होते हैं उनको एडिक्वेट का मतलब क्या होता है कि इनफ कोई चीज़ एडिक्वेट फैसिलिटी अगर हम बोलते हैं तो यानी कहते हैं कि जो इनफ उसको सहूलियात मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, या जो इनफ अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर कह दें कि अगर इन एडिक्वेट फैसिलिटीज़ या इन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एज ए कम्युनिकेशन बैरियर वर्क करता है। इन एडिक्वेट का मतलब कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनफ नहीं है बातचीत करने के लिए, या अपनी बात रखने के लिए, या मैसेज पहुंचाने के लिए। और लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट। तो जो सबऑर्डिनेट होते हैं या जो सीनियर्स होते हैं, जब उनके बीच कोऑपरेशन सही से नहीं हो रहा होता है, तो भी एक वो कम्युनिकेशन के बैरियर के तौर पे सामने आता है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर थे। अब अगर हम बात करें फिजिकल बैरियर के, तो आमतौर से 4 काइंड्स ऑफ फिजिकल बैरियर्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है और बताया जाता है। सबसे पहले तो है कंपीटिंग स्टिमुलस। कंपीटिंग स्टिमुलस का क्या मतलब है? देयर कैन बी सम अदर कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग एरिया, ट्रैफिक नॉइज इन द बैकग्राउंड एंड सो ऑन। तो कई बार क्या होता है कि आपके सराउंडिंग एरिया में कई बार ट्रैफिक नॉइज होती है, या और दूसरे जगहों से नॉइज आ जाती है। तो जो कंपीटिंग स्टिमुलस है वो एक तरह से फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है।
और एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी कई बार होता है, जैसे कि मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो, हाई टेम्परेचर हो जाए, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, तो ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए इतनी सर्दी हो कि एक रूम में जो 4 लोग बैठे हुए हैं और वो कांप रहे हैं, तो अब उनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो शायद उतना इफेक्टिव ना हो पाए, या गर्मी की वजह से कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव ना हो पाए, या पुअर वेंटिलेशन की बात करें अगर हम, और भी इस तरह से कई सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकते हैं। और सब्जेक्टिव स्ट्रेस भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव स्ट्रेस बोले तो स्लीपलेसनेस, मान लीजिए किसी की नींद पूरी नहीं हुई है और वो आकर के हमसे बात कर रहा है, तो शायद उसके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन हो वो उतना अच्छा ना हो पाए, या इल हेल्थ हो, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी ना हो, बार बार उसको खांसी आती हो सपोज, या कोई बहुत तेज़ बुखार से तप रहा हो और हम उससे कोई चीज़ डिस्कस करने जाएं, तो वो एक जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो सही से नहीं हो पाएगा। और कई बार ड्रग्स पी के लोग आ जाते हैं, या इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स उनके साथ होते हैं, और मूड वेरिएशंस भी कई बार होते हैं कि हर इंसान का मूड अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है और हम उससे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है इफ़ेक्टिव, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। या मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में, और हम उससे कोई सीरियस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, तो शायद वो जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, डिज़ायर्ड आउटकम है कम्युनिकेशन का, वो ना निकल पाए। तो ये कुछ जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं सब्जेक्टिव स्ट्रेस में आते हैं। तो जो सब्जेक्टिव स्ट्रेस हैं, जैसे स्लीपलेसनेस हो गई, इल हेल्थ, या इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स हो गए, तो ये कुछ कम्युनिकेशन के बैरियर्स के तौर पे ही काम करते हैं। और रिसीवर्स अनफैमिलियरिटी विद मीडियम। अब फिजिकल बैरियर में क्या होता है कि अब मान लीजिए जिस चैनल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, उस चैनल के बारे में अगर हमारे जो रिसीवर साहब हैं उनको नहीं पता है, या उस मीडियम के बारे में वो सही से जानकारी नहीं रखते हैं, तो शायद हमारा मैसेज जो है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जब कोविड का टाइम शुरू हुआ था और शुरू में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो ना टीचर्स बहुत ज़्यादा जानते थे गूगल मीट के बारे में, ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जानते थे, या यूँ कह लें कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, जिनके ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, या जो भी चीज़ें थी, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं थी। तो लोग अनफेमिलियर थे उस मीडियम से, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था, गूगल मीट या जूम, या जो कोई भी ऐप वो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हों, या टीम्स का ऐप इस्तेमाल करते रहे हों, तो उस मीडियम के बारे में अगर लोग अनफेमिलियर रहते हैं, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, और जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इनइफेक्टिव रहता है, या कह सकते हैं कि इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। अब अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल बैरियर्स के, तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि कौन किस रेफरेंस से देख रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि किसी की थिंकिंग कैसी है, वो किस कल्चर से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है। और सेल्फ इमेज भी डिपेंड करती है, जब दो कम्युनिकेटर आपस में बात कर रहे हों तो लोग उन दोनों की इमेज क्या है, तो ये कई बार साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह ही काम करती है। और लोगों की जो टाइपिंग होती है, या स्टीरियोटाइप की थिंकिंग होती है, पहले से कोई चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें और समझें कि हमको पता है वो चीज़ पहले से ही, और उनको समझने सोचने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा लॉजिकली ना सोचें। तो ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकल कह सकते हैं कि बैरियर है। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी सबका अलग अलग होता है। मान लीजिए कि एक आर्ट्स का बच्चा है, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो अकाउंट्स पढ़ रहा है। अब अकाउंट्स का स्टूडेंट अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट को कुछ अकाउंट्स के बारे में बताने लगे तो शायद समझ ही ना पाएगा। लेकिन अगर वही अकाउंट्स का स्टूडेंट मान लीजिए किसी बिजनेस स्टडीज़ वाले के पास जाए, या अकाउंट्स ही के स्टूडेंट के पास जाए और डिस्कशन करे, तो वो डिस्कशन और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। या मान लीजिए अगर हम साइंस सब्जेक्ट का एग्जांपल लें, तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में मान लीजिए साइंस का एक 11th का एक टीचर है, 11th क्लास का, और वो उर्दू की क्लास में जाके न्यूटन का लॉ पढ़ा रहा है, तो बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वही टीचर न्यूटन के लॉ जाके 10th क्लास की साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाए, तो शायद उस टीचर को जो फीडबैक बच्चों से मिलेगा, जो रिस्पांस मिलेगा, या जो डिजायर्ड आउटकम होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है वो भी एक तरह से साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है।
और अगर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दोनों जो जितने भी लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसमें अगर सबका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम है तो कम्युनिकेशन जो होता है वो इफेक्टिव रहता है। और अगर हम बात करें कॉग्निटिव डिसोनेंस की, तो कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, थिंकिंग, और डिसोनेंस का क्या मतलब होता है कि अगर जो सबकी जो अलग अलग होती है थिंकिंग एबिलिटी, या लोग जो होते हैं वो अलग अलग सोचते हैं, तो अब अगर किसी के जो सोचने समझने की सलाहियत है वो अलग अलग है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जब एक चीज़ को लेकर के किसी की थिंकिंग दूसरी है, मान लीजिए कि हम अगर बात करें कि कोई स्टेट है उसके बारे में हमारी थिंकिंग, मान लीजिए हम सपोज एक हम राजस्थान का अगर एग्जांपल ले लें, तो राजस्थान के बारे में हमारी थिंकिंग ये है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं। दूसरा बंदा आता है और वो समझता है नहीं, ट्रेडिशनल नहीं है, वो लोग मॉडर्न भी हैं। तीसरा बंदा आता है, नहीं, वो कहता है मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों हैं। तो जो दोनों की कॉग्निटिव डिसोनेंस है, यानी कि जो एक तरह से थिंकिंग में जो डिफरेंस है, वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है। या डिफेंसिवनेस और फियर, जब लोग काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं या फियरफुल रहते हैं, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन का। और कई बार सिलेक्टिव परसेप्शन होता है लोगों का, जैसे स्टीरियोटाइपिंग में ही कह सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, आई नो इट सिंड्रोम। तो लोगों को कई बार लगता है कि वो चीज़ों के बारे में पहले से जानते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने बताया ना, एक एग्जांपल लिया राजस्थान का कि राजस्थान के लोग कैसे हैं। तो अब एक इंसान है, हम उसको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान के लोग ऐसे हैं। मान लीजिए हमने रियल एक्सपीरियंस लिया राजस्थान में रह के, और हम एक्स पर्सन को बताने गए, लेकिन अब एक्स पर्सन क्या करेगा, कहेगा रहने दो, आई नो इट ऑलरेडी। तो जो ये आई नो इट सिंड्रोम होता है, ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है। तो ये जो लोगों को लगता है कि वो सब कुछ पहले से जानते हैं या वो उन्हें सब कुछ पता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है। और फिल्टरिंग भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि जो सेंडर होता है, जो सेंडर का जो मैसेज होता है, और उसको कई बार क्या करता है रिसीवर, वो मैनिपुलेट करके समझता है। या जो फिल्टरिंग कह सकते हैं कि जो रिसीवर रहता है वो अपने अकॉर्डिंग समझता है रिसीवर का क्या एटीट्यूड है, उसका नॉलेज लेवल क्या है, वो लैंग्वेज को कैसे समझता है, वो पिक्चर्स को कैसे इमेजिन करता है, वो किस कल्चर से आता है, वो कितना सोच सकता है, कितना लॉजिकल है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक रिसीवर के मूड के ऊपर या रिसीवर की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर वो रिसीवर सेंडर के मैसेज को मैनिपुलेट करके, या उसकी जो सेंडर की इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनिपुलेट करके समझता है, उसमें फिल्टर लगा देता है कई सारे। तो ये फिल्टरिंग भी जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स ही में आता है, और इससे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कई बार इनइफेक्टिव हो जाता है। अब अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स की, तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स में जैसे एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर है वो सिमेंटिक बैरियर है। अच्छा, ये लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर में जो ये ऊपर लिख गया है, दीज बैरियर्स डेवलप व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व, आप इसको मत लिखिएगा, ये गलती से आ गया है स्लाइड में। तो अब अगर हम बात करें सिमेंटिक बैरियर्स की, तो ये तीन टाइप्स के ज़्यादातर बैरियर्स रहते हैं लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स में। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स अकर व्हेन देयर इज ए डिसएग्रीमेंट अबाउट द वर्ड्स यूज्ड विच इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स बीइंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। अब क्या होता है कि जब हम कोई वर्ड का यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग कल्चर से आए हुए लोगों के लिए उस वर्ड का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। दस दिस अलाउिंग द पार्टीज इन्वॉल्व टू डिटरमाइन ए कॉमन मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड। दिस फ्रीक्वेंटली अकर्स व्हेन द पार्टीज इन्वॉल्व स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये कई बार सिमेंटिक बैरियर्स तभी आते हैं जब लोग एक ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मान लीजिए सेंडर और रिसीवर हैं, और सेंडर की लैंग्वेज अलग है, सेंडर चाइनीज जानता है और रिसीवर जापानीज जानता है, और दोनों आपस में जब बात करेंगे तो वो दोनों लोग सही से समझ ही नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि दोनों सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, या एक कॉमन जो वर्ड्स हों उनकी कॉमन मीनिंग हो दोनों के लिए। और हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट कल्चर्स भी कई सारे होते हैं, यानी कि फिर वही कल्चर की बात आ गई कि वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं दोनों सेंडर और रिसीवर, या जितने लोग भी उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सारे ही लोगों का जो एक कल्चर होता है, कल्चर का एक कंटेक्स्ट होता है कि उस किस कंटेक्स्ट
से वो लोग बिलोंग करते हैं, किस कल्चर से आते हैं, वहाँ की बिलीव्स क्या हैं, वहाँ की प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो ये भी कई तरह से कि जब अलग जो जितने भी लोग होते हैं इन्वॉल्व कम्युनिकेशन प्रोसेस में, सबके कल्चर्स अलग अलग होते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन के बैरियर की तरह काम करते हैं। और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी जब होता है, यानी कि उसमें सेम चीज़ यही है कि जब अलग अलग लोग कल्चर से आकर के बातचीत करते हैं, तो क्रॉस कल्चरल जो कम्युनिकेशन होता है वो भी एज ए कम्युनिकेशन का एक बैरियर की तरह काम करता है। और कई बार जो कम्युनिकेशन होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है जितना कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। अब अगर हम बात करें मैकेनिकल बैरियर्स की, जो लास्ट बैरियर है, तो मैकेनिकल बैरियर्स क्या होते हैं? मैकेनिकल बैरियर्स कैन एग्जिस्ट इन बोथ इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन दोनों ही में मैकेनिकल बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, देयर कैन बी डिफिकल्टी इन रिसेप्शन और सम एलिमेंट्स ऑफ द मैसेजेस मे नॉट रीच द डेस्टिनेशन और बोथ। तो मैसेजेस के पहुंचने में या मैसेज को रिसीव करने में कई बार जब प्रॉब्लम आती है, या मैसेज के रीच में जब प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम एज ए मैकेनिकल बैरियर कह सकते हैं। और इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। और ये कई बार जब कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं तभी होता है। अब अगर हम बात करें लैंग्वेज की, या अगर हम बात करें परसेप्चुअल बाइसेस की, या अगर हम बात करें इन पर्सनल रिलेशनशिप्स की, या अगर हम कल्चरल डिफरेंसेस की बात करें, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मैकेनिकल बैरियर्स में आती हैं और हम इनको मैकेनिकल बैरियर कहते हैं कम्युनिकेशन की। तो ये कुछ चीज़ें थी मैकेनिकल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे हमने बात की यहाँ पे मैकेनिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स। तो ये 5 टाइप्स ऑफ जो हैं बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, ये हमारे कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। और एक चीज़ और रह गई है कि इन बैरियर्स को हम कैसे रिमूव करें या कैसे हटाएं इन बैरियर्स को। तो इन बैरियर्स से ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स मस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट टू रिमूव द बैरियर्स। अब जो सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स हैं, कौन है? जो कम्युनिकेटर होते हैं, जो मैसेज को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, वही आपस में सुपरवाइजर या मैनेजर्स होते हैं। तो क्या कर सकते हैं? एक रेगुलेट करें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है उसका प्रॉपर रेगुलेशन करें। और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपस में दो लोग बात कर रहे हों तो मैसेज को एक्नॉलेज करें, बताएं एक दूसरे को कि वो उनके मैसेजेस को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, या अगर नहीं समझ पाए हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या उस मैसेज में वो कुछ और ऐड करना चाहते हो तो फीडबैक के जरिए बताएं ज़रूर। तो इससे क्या है कि जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, से ओवरकम किया जा सकता है, उससे हम निकल सकते हैं या बैरियर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो उनको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई जार्गन वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि दो लोग जब आपस में बात कर रहे हों तो उनको बात समझ में ना आए। और जो लेवल ऑफ नॉलेज हो वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो लेवल ऑफ नॉलेज हो वो सही से लोगों को अपनी मेंटेन रखनी चाहिए। और जिस लेवल पे वो बात कर रहे हो कम से कम उस लेवल पर उनको नॉलेज हो। अगर वो किसी टॉपिक पे दो लोग बात कर रहे हैं तो दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है कि कम से कम थोड़ी बहुत नॉलेज उस टॉपिक को लेकर के हो, तभी हम कम्युनिकेशन के बैरियर से ओवरकम हो सकते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि एक साइंस का स्टूडेंट है और एक मान लीजिए उर्दू का स्टूडेंट है। तो अब जब दोनों आपस में बात करेंगे तो दोनों की जो नॉलेज का लेवल है या जो दोनों की जो नॉलेज है वो अलग अलग है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो उससे जो उन लोगों का जो कम्युनिकेशन होगा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो शायद उतना इफेक्टिव ना हो पाए। और जब अगर हम लोगों को केयरफुली सुनते हैं तो भी हमारे जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो कुछ हद तक रिमूव हो जाते हैं। और हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए बातचीत करते टाइम। तो जितना ज़्यादा हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं वो कम्युनिकेशन कई बार हमारा उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और हमें जो नॉन वर्बल क्यूज़ या जो बॉडी लैंग्वेज होती है, कह सकते हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं, तो उनको हमको बहुत केयरफुली देखना चाहिए और उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जो नॉन वर्बल क्यूज से जो हमें एक मैसेज मिलता है उसको भी हमें देखते रहना चाहिए ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो इफेक्टिव बना रह सके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कम्युनिकेशन बैरियर को रिमूव करती हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो कम्युनिकेशन की जो सीरीज़ है वो आज ख़त्म हो गई है।
और कम्युनिकेशन को इन डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें अभी कोई टॉपिक रह नहीं गया है। अगर कुछ टॉपिक हम आइडेंटिफाई करते हैं बाद में कि कोई टॉपिक छूट रहा है जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। बट फिलहाल तक तो हमने कम्युनिकेशन का पूरा जो सिलेबस है उसको इन डिटेल कवर कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे कि जो कोई नेक्स्ट यूनिट होगी उसको हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 की। अभी रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन दोनों की जो यूनिट है इन डिटेल वो ख़त्म हो चुकी है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ना किया हो तो प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो इंस्टा का अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लीजिए। और थैंक यू सो मच एक बार फिर से, और बेस्ट ऑफ लक जो आपका नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम है। थैंक यू।